कहते हैं दुनिया जब सो रही थी तब चीन सोच रहा था। दुनिया के बाकी देश जिस टाइम पर हथियारों से युद्ध लड़के जीतना चाह रहे थे, उसी टाइम पर चाइना के स्ट्रेटजी से बता रहे थे कि युद्ध को सोच करके दिमाग से भी जीता जा सकता है। जी हाँ, चाइना के अंदर 2500 साल पहले एक स्ट्रेटजिस्ट हुए जिनका नाम था सुन त्सु, और उन्होंने एक बुक लिखी आर्ट ऑफ वॉर। और उन्होंने उस बुक के अंदर बताया कि आप स्ट्रेटजीज बना करके अपने ब्रेन का प्रॉपर यूज करके भी युद्ध जीत सकते हैं। और वो बुक इतनी पावरफुल थी कि आज भी दुनिया की कई इंपॉर्टेंट जगहों पर, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो, ये बुक पढ़ी जाती है। सुन त्सु कहते हैं कि असली युद्ध वो होता है जिसमें आप दुश्मन को तब तक भ्रम में रखो जब तक कि वो कंप्लीटली आपके कंट्रोल में न आ जाए। वो कहते हैं कि असली जीत वही होती है जब लड़ाई न करनी पड़े लेकिन जीत पूरी हो। और आज भी आप देखेंगे कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर, चाहे वो मिलिट्री वॉरफेयर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट हो, सुन त्सु की पॉलिसीज का इस्तेमाल होता है। और सुन त्सु की स्ट्रेटजीज का सबसे ज़्यादा कोई इस्तेमाल करता है तो वो है चाइना खुद। आप देखेंगे कि चाइना धीरे धीरे करके ग्रो करता जा रहा है। उसने साइलेंटली अपने आप को दुनिया की एक सुपर पावर बना लिया, और जब तक कि कोई और समझ पाता तब तक की बाजी हाथ से निकल चुकी थी और चाइना छा चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर वो दुनिया के कई देशों के अंदर डेवलपमेंट वर्क कराता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है, और धीरे धीरे वहाँ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो चाइना वही सब कुछ कर रहा है जो कि सुन त्सु की बुक के अंदर लिखा हुआ था। मतलब ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि ये एक ऑल प्ले बुक का मॉडर्न एग्जीक्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है, क्या हम चाइना के इस खेल को समझ पा रहे हैं, या फिर आज भी हम उसी इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं जिसको सुन त्सु ने भ्रम बोला था और जिसके अंदर वो अपने दुश्मनों को हमेशा रखना चाहते थे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुन त्सु की पॉलिसीज, सुन त्सु की स्ट्रेटजीज, और कैसे चाइना उसी के दम पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और दुनिया को डिसेप्शन में रख करके एक सुपर पावर की तरह उभरता जा रहा है। हाय, मैं हूं विनय, और यहाँ पर हम बात करते हैं टाइमलेस टेक से लेकर के आज के ट्विस्टेड टूल्स तक। और ये स्पेस है उनके लिए जो न सिर्फ देखते हैं बल्कि सोचते भी हैं। बात 1950 की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था, और यूएस और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, हम कह सकते हैं कि पुराना वाला रशिया, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। दोनों कंट्रीज अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे। यूएस फॉलो करता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोवियत यूनियन फॉलो करता था उस टाइम पर कम्युनिस्ट इकोनॉमी को, और दोनों ही चाहते थे कि मैक्सिमम कंट्रीज हमारे फेवर में है। कुछ कंट्रीज जो थे वो यूएस के साथ गए, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ में आ गए, और इन सब की वजहों से दोनों के बीच में लगातार तनातनी चलती रहती थी। चाइना भी उस टाइम पर एक कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन चाइना और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में कुछ खास बनती नहीं थी। उसके पीछे रीजन ये था कि दोनों ही देश कम्युनिस्ट कंट्रीज के लीडर बनना चाहते थे। अब इस खेल को यूएस ने थोड़ा सा खेलना चाहा कि अगर हम इन दो पावर्स को अलग अलग कर देंगे तो हमारे एनिमीज कमजोर हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए चाइना को प्रमोट करना स्टार्ट किया। 1972 के अंदर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने पहली बार चाइना के एक हिस्टोरिक विजिट की, और 1979 के अंदर यूएस और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए, और यहीं से स्टार्ट हुआ चाइना का ग्लोबल राइज। 1980 और 1990 के बीच में यूएस की कई कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और चाइना में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, जिसके अंदर एप्पल, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज भी शामिल रहीं। रीज़न क्या था? चाइना के अंदर लेबर चीप है, वहाँ पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। दूसरी बात, चाइना में किसी को भी यूनियन बनाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। यानी जो काम किसी कंपनी में चल रहा है, किसी फैक्ट्री में चल रहा है, वो किसी भी कारण से रुक नहीं सकता। और तीसरा रीज़न था फास्ट प्रोडक्शन। चाइना के यहाँ मजदूरों ने 12-12 घंटे काम करके दिखाया, और यूएस के कैपिटलिस्ट को यही तो चाहिए था कि कोई कम पैसे में ज़्यादा काम कर दे ताकि वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। यूएस को लगा कि कुछ साल बाद यूएस के साथ रहते रहते चाइना भी उनके जैसा हो जाएगा, एक ओपन इकोनॉमी बन जाएगी, एक कैपिटलिस्ट कंट्री बन जाएगी। लेकिन जो हुआ वो शायद कभी यूएस ने भी नहीं सोचा था। चाइना एक ऐसा कंट्री बना जिसने बाहर से इन्वेस्टमेंट तो लिया, लेकिन अपने आप को कभी ओपन नहीं किया। चाइना के अंदर क्या हो रहा है ये कभी किसी को पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि चाइना ने कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जाने दी। वहाँ का जो मीडिया था वो पूरी तरीके से कंट्रोल था। यहाँ तक कि जो चाइना की कंपनीज थी वो भी कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑन थी, गवर्नमेंट कंट्रोल थी। और इसी वजह से चाइना एक ऐसे कंट्री के अंदर डेवलप हुआ जो कम्प्लीटली अथॉरिटेरियन, यानी कि जहाँ पर सिर्फ सरकार की तानाशाही चलती है, और दूसरा जहाँ पर हाइपर एफिशिएंसी, मतलब किसी भी काम को सबसे सस्ते तरीके से कैसे कर सकते हैं।
चाइना में जब यूएस का इन्वेस्टमेंट हुआ तो एक और चीज़ होना स्टार्ट हुई, रिवर्स इंजीनियरिंग। चाइना के लोगों ने क्या किया, जो भी यूएस का प्रोडक्ट था उसको खोल करके देखा किस पैटर्न पे ये काम कर रहे हैं और उसको कॉपी बना दिया। स्टार्टिंग में जो कॉपीज बनी बड़ी चीप थी, अच्छी नहीं थी, एफिशिएंट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते चाइना ने इतना मुकाम बना लिया कि अब वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में बेहतर प्रोडक्ट और लगभग 1/3 रेट में बनाने लग गया। इसी वजह से 2000 से लेकर 2025 आज तक पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट की धूम मची हुई है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट चाइना का पहुंच जाता है तो दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी क्वालिटी बेटर होती है और दूसरा उनकी रेट्स काफ़ी कम होती है। इसको बोलते हैं डंपिंग, और चाइना डंपिंग में एक्सपर्ट है। वॉल स्ट्रीट के चाइना चीफ ब्यूरो कहते हैं कि चाइना ने बल्ब को इन्वेंट नहीं किया, लेकिन चाइना ने ये सीख लिया कि हजारों बल्ब सस्ते में कैसे बनाया जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि चाइना आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना ने जो रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी उसकी स्टार्टिंग करी उसने टॉयज से, खिलौनों से। जी हाँ, आपको ध्यान में होगा कि एक दौर ऐसा था जब पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि हमारे इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम टॉयज चाइना से आ करते थे। और चाइना ने टॉयज को क्यों चुना? क्योंकि टॉयज देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन टॉयज़ की जो डिज़ाइनिंग होती है ना, उसके अंदर वही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूज़ होते हैं जो कि किसी अच्छे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में चाहिए होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाना है तो उसके अंदर चिप्स भी लगेंगी, सेमीकंडक्टर का यूज़ भी होगा, उसमें वायरिंग भी होगी, सॉल्टिंग भी होगी, डिज़ाइन भी करना पड़ेगा। और चाइना ने बिल्कुल वैसे के वैसे टॉयज़ बनाना स्टार्ट किए जैसा कि असली प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नोकिया का फ़ोन मार्केट में है और उसको खिलौना बनाना है तो वो हूबहू नोकिया के फ़ोन जैसा खिलौना ही बनाएंगे। यहाँ तक कि आप एक बार देखेंगे तो पता नहीं कर पाएंगे कौन सा असली है और कौन सा नकली है। टॉयज़ के बिजनेस के अंदर मार्जिन कम होता है, इसलिए अगर आपको टॉयज़ बेचने हैं तो वहाँ पर एक्सट्रीम एफिशिएंसी चाहिए। और टॉयज़ बनाने के बहाने चाइना के जो लेबर्स थे, चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने हाईली एफिशिएंट वर्क करना सीखा। खिलौने की डिज़ाइंस हर सीज़न में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस के टाइम पर अलग खिलौने मार्केट में आएंगे, तो दिवाली के टाइम पर अलग खिलौने मार्केट में आएंगे, तो राखी के टाइम पर अलग खिलौने मार्केट में आएंगे। और चाइना के लोगों ने इस बात का ध्यान में रखते हुए उस सीज़न के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया। यहाँ तक कि वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि भारत के अंदर गणेश जी जब आते हैं तो वो बिल्कुल बंद आँखों वाले आते हैं। मतलब वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चाइना से भारत के अंदर गणेश जी की मूर्ति भी इम्पोर्ट हो रही है। आप सोचिए ज़रा कि जो हमारा त्यौहार है जिसको हम मनाते हैं, उसके लिए भी जो मूर्तियां हैं वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। कितनी डीप रिसर्च उसने दूसरे देशों के ऊपर की हुई है। रॉन शीन कहते हैं कि चाइना के जो टॉयज़ के मैन्युफैक्चरर थे, जो लेबर्स थे, वो बिल्कुल रियल लाइफ इंजीनियर्स की तरह काम करते थे। और वो जो पूरा सेगमेंट था वो एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह वर्क करता था। और इसीलिए वहाँ के जो लोग थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो लेबर्स थे, बाद में वही आगे चल करके ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर शिफ्ट हुए जो कि आज पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, AI ड्रिवन सिस्टम्स और इवन मिलिट्री टेक, यहाँ तक उन लोगों ने काम करना सीखा। जो फैक्ट्री पहले बारबी डॉल बनाती थी, अब वही फैक्ट्री आईफोन के कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर रही है। जो पर्सन पहले किसी टॉयज़ के लिए सेमीकंडक्टर चिप बनाता था, अब वही पर्सन किसी AI गैजेट के लिए सेमीकंडक्टर चिप बना रहा है। जो लॉजिस्टिक सिस्टम पहले टॉयज़ की शिपमेंट किया करते थे, अब वही सिस्टम्स अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स की शिपमेंट कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए जो एक्सपोजर उन्हें मिला वो मिला टॉयज़ इंडस्ट्री से। गूगल के एक्स चीफ हेड काई-फू ली कहते हैं कि चाइना ने कॉपीकैट को एक बिजनेस इटरेशन बना दिया। मतलब कोई प्रोडक्ट लो, उसकी कॉपी करो और उसको सस्ते से सस्ता बनाने की कोशिश करो, और यही काम चाइना ने सब कवर करके दिखाया। यहाँ तक कि आज चाइना जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिलिट्री ग्रेड में कर रहा है वो भी यूएस से कॉपीड ही है। जैसे अगर हम चाइना के J-35 प्लेन की बात करें तो वो हूबहू यूएस के F-35 की नकल है, लेकिन एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि कई मायनों में J-35 F-35 से भी बेहतर है। तो चाइना ने वही काम किया, पहले कॉपी किया, उसको बेहतर बनाया, उसकी लागत कम कर दी और उसको अब मार्केट में स्केल कर रहा है। ऐसे ही जैसे अगर अपन AI की बात करें तो AI चैट बोट में चैट GPT को बनाने में जितनी लागत आई उससे लगभग 4% 5% लागत में ही चाइना ने अपना खुद का LLM क्रिएट कर दिया डीप सीक के नाम से, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है लेकिन बहुत ही कम लागत पर काम करता है। और इसके लिए स्पेशल चिप्स की आवश्यकता भी नहीं है। जबकि अगर हम
चैट जीपीटी की बात करें तो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए उसके लिए एनवीडिया कंपनी को अलग से चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। 2011 में चाइना के शेंजन सिटी के अंदर वायर्ड मैगजीन ने एक मोबाइल वेंडर जो कि फेक नोकिया मोबाइल बेच रहा था उसको कवर किया। तो उस फ़ोन के अंदर जो खासियतें थी, डुअल सिम, फ्लैश लाइट और इवन वो टीवी को भी कंट्रोल कर सकता था, यानी कि वो ऐसे फीचर्स थे जो ओरिजिनल नोकिया फ़ोन के अंदर भी नहीं थे। जब उस वेंडर से पूछा गया कि आपने ऐसा फ़ोन कैसे डेवलप किया, तो उसने बोला कि कस्टमर्स की डिमांड थी, हमने डेवलप कर दिया। वो सीधा जो भी मार्केट की डिमांड होती है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और शायद इसी प्रोसेस के अंदर वो ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं जो कि औरों की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के ऊपर वर्क करते हैं और लार्ज स्केल पे चीज़ें बनाने पर फोकस करते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? नंबर 1, चाइना बन गया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2, चाइना की फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो गई। और नंबर 3, चाइना अब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन गया। जो लोग पहले खिलौने बनाते थे वही लोग अब डीप टेक में एक्सपर्ट हुए। और नंबर 4, दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम चाइना से ही होने लगती। और ये वो सिर्फ शुरुआत थी। चाइना ने सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं सीखा बल्कि दुनिया को चलाना भी सीख लिया। एक ऐसा कंट्रोल जहाँ पर कोई टैंक्स नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है, फिर भी धीरे धीरे पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि चाइना कैसे दुनिया को एक ऐसे वॉर की तरफ लेकर के जा रहा है जहां पर कोई बुलेट नहीं चल रही, लेकिन फिर भी दुनिया के बड़े बड़े डिसीजंस बीजिंग से प्रभावित होकर के लिए जा रहे हैं। और आपके फ़ोन, आपके डेटा के जरिए कैसे चाइना आपको कंट्रोल कर रहा है। और अगर इस कहानी ने अब तक आपको सोचने पर मजबूर किया है तो प्लीज़ कमेंट करें, दिस इज़ नॉट ओवर।